गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये हमारा है क्या। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानते हैं, इसी से पता चलेगा। तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा ये कहता है कि अगर कोई रिएक्शन है हमारा, ठीक, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। तो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, तो उन दोनों में से किसी का भी कंसंट्रेशन में चेंजेज आ रहा है। क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन में चेंजेज आ रहा है, मतलब उनका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? बदल रहा है समय के साथ, या फिर हम लोग का जो समय दिया हुआ है उस समय के अनुसार वो क्या हो रहा है, उनका कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है, बदल रहा है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कैसे पता चलेगा किसी रिएक्शन का? जब मान लीजिए हम कोई सामान ले लिए, जैसे कि मान लीजिए ये हम ए ले लिए और ये हमारा बी हो गया। तो ए का शुरू में हमारा मान लीजिए कि 5 है, 5 मोल या जो भी है, ठीक, और ये शुरू में 0 है। तो समय हमारा t1 टाइम पे ये था। अब t2 टाइम पे अगर हम इसको देखें तो ये 2 मोल हो गया और ये क्या हो गया? 3 हो गया। मतलब ये क्या हो गया? बढ़ गया। इसका बात अलग है, हम लोग इसका बात अगर करें सिर्फ, तो इसमें क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है। इस ए के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके कंसंट्रेशन में चेंजेज आ रहा है? कंसंट्रेशन में चेंजेज आ रहा है। 5 मोल पर लीटर था, अब कितना हो गया? 2 मोल पर लीटर। जो भी है घटा या बढ़ा है उसका बात नहीं है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या कह रहा है कि रिएक्शन में हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, रिएक्शन में हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन हमारा चेंज करेगा इन अ गिवन टाइम पीरियड, हमारे दिए हुए समय के अनुसार या दिए हुए समय में। तो जब वो चेंज करेगा तो वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अब चाहे आप इसमें रिएक्टेंट का निकालिए चाहे प्रोडक्ट का निकालिए। क्लियर है? हाँ, ये है कि अगर रिएक्टेंट का तो सिर्फ रिएक्टेंट का देखेंगे, प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट का सिर्फ देखेंगे, ठीक है, अलग अलग। इसीलिए वहां पे कह रहा है कि या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। तो उस रिएक्शन में हमारा क्या है? या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होना चाहिए। क्लियर है? तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को नोट करिएगा, लिखिएगा। द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन concentration of reactant or product, of reactant or product at a given time interval, at a given time interval is called rate of reaction, is called rate of reaction। एक बार फिर से, the change in concentration, the change in concentration of reactant or product at a given time interval is called rate of reaction। क्लियर है? तो हमारा डिफिनीशन में क्या कह रहा है कि कंसंट्रेशन में परिवर्तन, कंसंट्रेशन में चेंजेज, कंसंट्रेशन में चेंजेज किसका? रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का। कंसंट्रेशन में चेंजेज रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, या कह रहा है, ठीक है। एट अ गिवन टाइम इंटरवल, at a given time interval is called rate of reaction। क्लियर है? तो देखिए, अब जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन हमारा जो कह रहा है उसके अनुसार अगर हम देखें तो यही चीज वो कह रहा है। सबसे पहले इसका एक और पॉइंट है कि इट इज denoted by small r, ठीक, it is denoted by small r। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कभी कभी इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आर ओ आर। तो आर ओ आर से भी ये जाना जाता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन के भी ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका। इस तरह से भी आप लोग देख सकते हैं कहीं कहीं।
तो इसको हम लोग डिनोट अगर करेंगे तो इसको किसको स्मॉल आर से हम लोग लिखते हैं। तो अभी इसका जो डिफिनीशन है, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हम लोग अगर इसको देखें तो क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बाय टाइम इंटरवल, ये बोला है ना। हमारा बात तो यही बोला है रेट ऑफ रिएक्शन कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एट अ गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कुछ इस तरह से होगा। अगर निकालना होगा रेट ऑफ रिएक्शन किसी का, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का हम अगर निकालें तो ऊपर में रिएक्टेंट का निकालेंगे। अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे रिएक्टेंट का तो लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है उसको लिखेंगे। और नीचे में जो टाइम इंटरवल मतलब कितना समय लिया हमारा, वो चेंजेस, टाइम चेंजेस भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वो हमारा होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अब जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है इसका यूनिट भी होगा। ठीक, यूनिट देना पड़ेगा ना, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा किस यूनिट में है। हम लोग जब निकालें उसका वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन को तो उसका यूनिट लिखना पड़ेगा। तो इसका होगा यूनिट ऑफ ROR इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यही इसका क्या होगा, यूनिट होगा। अब देखिए मोल पर लीटर पर सेकेंड ये हमारा इस रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है। मतलब जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो निकालने के बाद उसमें हम लोग को ये यूनिट ऐड करना पड़ेगा, उसका यूनिट लिखना पड़ेगा। जैसे आप लोग यूनिट से जानती होंगे, कोई अगर मान लीजिए डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट बताना पड़ेगा ना, मीटर में, किलोमीटर में, जिस यूनिट में आप यूज करें। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट जो है वो मोल पर लीटर पर सेकेंड है। ठीक है, लेकिन ये मोल पर लीटर पर सेकेंड कब आएगा, जब कंसंट्रेशन दिया रहेगा तब। तो बात सुनिए यहाँ पे कि ये मोल पर लीटर क्या है, मोलारिटी है ना, है मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। इसको नहीं हम पा रहे, सिर्फ इतना। ठीक, देखिए आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको हम अगर मोलारिटी का यूनिट देखा जाए तो मोल पर लीटर होता है ना। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन या टाइम इंटरवल। तो हमारा मोल पर लीटर कंसंट्रेशन का यूनिट आ गया ऊपर, और नीचे टाइम इंटरवल था उसका टाइम का सेकंड आ गया। यहाँ हमारा यूनिट इसका क्या आ गया, मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर है, चलिए अब देखिए ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा ये दो तरह का होता है। रेट ऑफ रिएक्शन हमारा टू टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से टाइप्स है देखिए यहाँ पे। टाइप्स ऑफ रेट, टाइप्स ऑफ रेट में पहला जो है हमारा वो है एवरेज रेट। ठीक, दूसरा है इंस्टैंटेनियस रेट।
जो हमारा रेट है, यहाँ पर हम शॉर्ट में रेट लिखे हैं, मतलब यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन है। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का जो रेट है वो दो तरह के टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एवरेज रेट, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर है? तो अब इन दोनों को पारी पारी हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए एवरेज रेट के बारे में बताते हैं। तो एवरेज रेट हमारा कहता ये है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंजेज आएगा, कंसंट्रेशन में चेंजेज आएगा, लेकिन कब आएगा? वो भी गिवन टू टाइम इंटरवल्स के बीच में, दो टाइम इंटरवल्स के बीच में ही चेंजेज आएगा। देखिए इसमें भी कंसंट्रेशन का चेंजेज आ रहा है। कंसंट्रेशन का चेंजेज क्यों आ रहा है? क्योंकि भैया ये तो रेट है ना, रेट हमारा क्या कर रहा था? रेट ऑफ रिएक्शन। ये कंसंट्रेशन का चेंजेज आएगा, किसका आएगा? रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का। वो भी कैसे? हमारा समय के अनुसार या समय का इंटरवल के बीच, टाइम इंटरवल के बीच। अब ये क्या कह रहा है कि एवरेज रेट, इसमें भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होगा, लेकिन बिटवीन टू टाइम इंटरवल, दो टाइम इंटरवल्स के बीच में ही इसका क्या होगा? चेंजेस आएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट। समझ में आया? तो देखिए अगर इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू समझे, देखिए कंसंट्रेशन का है, उधर टाइम का है। देखिए ये हमारा कंसंट्रेशन किसका है? ए का है, मान लेता है ए का कंसंट्रेशन है। तो ए का कंसंट्रेशन, ये हमारा कंसंट्रेशन ग्राफ है। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि T1 टाइम पे कंसंट्रेशन ये है, मतलब C1 है, यहाँ पे कंसंट्रेशन T1 टाइम पे। जैसे ही T2 टाइम आया तो T2 टाइम पे कंसंट्रेशन क्या हो गया? नीचे आ गया, घट रहा, तो कंसंट्रेशन कम हो रहा। तो अब हमारा क्या बोला? एवरेज रेट यही है कि टू टाइम इंटरवल्स के बीच में, दो टाइम इंटरवल के बीच में ही हमारा जो कंसंट्रेशन है वो या तो रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का चेंज करेगा। ठीक है? और चेंज करेगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट। तो देख लीजिए आप खुद कि T1 T2 के इंटरवल में, T1 T2 इन दोनों टाइम के बीच में ही क्या हो रहा है? चेंजेज आ रहा है ना कंसंट्रेशन में, उसी को हम लोग एवरेज रेट बोलते हैं। क्लियर है? तो देखिए इसको नोट कीजिएगा, एवरेज रेट को लिखिएगा, ग्राफ बना लीजिएगा। लिखिए एवरेज रेट, द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बिटवीन टू टाइम इंटरवल्स, बिटवीन टू टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट, इज कॉल्ड एवरेज रेट। एक बार फिर से, the change in concentration of reactant or product between two time intervals is called average rate. The change in concentration of reactant or product between two time interval is called average rate. Clear है? तो अब हम इसके अनुसार देखें, अब जो हमारा ये बोला एवरेज रेट, तो हमारा सबसे पहले एक और पॉइंट लिख लीजिएगा। देखिए डिनोशन सभी का सेम होगा, इट बस सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंट होगा। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर बार। ये आर रहेगा स्मॉल, लेकिन इसके ऊपर एक बार आ जाएगी लाइन। ठीक है? इसी से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करना होगा
तो इससे मतलब ये सिंबल लिख के हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि एवरेज रेट यहाँ पे केमिकल काइनेटिक में। तो अब देखिए इसको डिनोट हम लोग इससे कर दिए। अब बात ये जो आ रहा है हमारा इसका एवरेज रेट का, उसको अगर हम देखें तो इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, आर बार इक्वल टू C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1 होगा ना। ये कंसंट्रेशन में से ये कंसंट्रेशन माइनस होगा और T2 में से T1 माइनस होगा। ये हमारा एवरेज रेट के अनुसार है, जो ये बोल रहा है उसी के अनुसार। ठीक है, तो नोट करिएगा। अब सुनिएगा, जो ये एवरेज रेट है हमारा, वो रेट तो बताएगा हमारा, एवरेज रेट रिएक्शन का रेट बताएगा, लेकिन ये जो रेट बताएगा ना, ये एक्यूरेट रेट नहीं बताएगा, मतलब सही सही रेट नहीं बताएगा। ये एवरेज रेट हम लोग को गलत बता सकता है, मतलब होता नहीं कि सटीक एकदम सही सही हम बता दिए तो बता दिए एक ही बार में, लेकिन ये एवरेज रेट हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का सही वैल्यू नहीं देता है। इसका सही वैल्यू देने का रीजन क्या है कि जब तक हम लोग इसको कहीं पकड़ते हैं निकालने के लिए, तब तक ये बहुत सारा चेंजेज ला सकता है, ये चेंजेज ला देता है। तो जब हम पकड़े हैं कि बताने के लिए, तब तक ये चेंजेस बहुत सारे ला देते हैं। तो इसके वजह से ये एवरेज रेट जो है हम लोग को सही वैल्यू नहीं देता है रेट ऑफ रिएक्शन का। क्लियर है? तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का सही वैल्यू हमको नहीं दे रहा है, इसलिए इसका यूज नहीं ना करेंगे हम लोग। अरे एवरेज का बात क्या होता है? एवरेज मतलब औसतन, हम लोग औसत निकाल रहे हैं किसी चीज़ का। जैसे आप लोगों को 4-5 चीज़ दे दिया जाता है मैथ में, आप लोग जूनियर में पढ़े होंगे, क्या उनका बताइए एवरेज क्या है। तो एवरेज हम लोग क्या करते थे, उन सभी को जोड़ के या जितना होता था उससे डिवाइड कर देते थे, तो डिवाइड करने पे एवरेज निकल जाता है। लगभग हम लोग अप्रोक्स में बता सकते थे कि इतने नंबर का लगभग उसमें चल रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे एवरेज रेट है, तो ये भी रेट बताएगा, लेकिन ये एवरेज ही रेट बताएगा। क्लियर है? तो इसका एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, नीचे लिख लीजिएगा। It does not give the accurate value of it does not give the accurate value of rate of reaction. Rate of reaction. फिर से, it does not give the accurate value of rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन का एक्यूरेट वैल्यू ये नहीं देगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग डिनोटेड करके देख लेते हैं एक बार। जैसे कि अगर हम देखें ए से बी हमारा प्रोडक्ट बना है, ए से बी हमारा प्रोडक्ट बनाया। अब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, हम जानते हैं। तो हम इसके लिए अगर काम करते हैं, हमको लिखना है एग्जाम्पल है ना, तो ए से बी बना रहा है, तो हम यहाँ पे लिखे अगर फोर रिएक्टेंट, किसके लिए बात हो रहा है? रिएक्टेंट के लिए बात हो रहा है। तो रिएक्टेंट हमारा क्या है? ए है। तो मान लेते हैं हम, ये सब अभी एवरेज में चल रहा है ना, इसको एवरेज करना है। है ये, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट एट T1 टाइम कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू A1। ठीक, हम मान लिए कि T1 टाइम पे A का कंसंट्रेशन कुछ A1 होगा। ठीक है, A1 होगा। अब कितना है वो वैल्यू अपना दिया रहता तब बताते हैं, लेकिन हम लोग अभी मान लिए कितना है। तो उसी तरह से हम माने कि T2 टाइम पर इसका कंसंट्रेशन A2 हो गया। क्या हो गया? A2 हो गया। ठीक, इसमें कंसंट्रेशन चेंज कर गया T2 टाइम पे। तो हमारा जो ये बोल रहा था रेट ऑफ एवरेज रेट, उसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो इसका हम लोग निकालेंगे अगर रेट
तो यहाँ पे देखिएगा आर बार इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A1 होगा बाई में T2 माइनस T1 होगा ना, यह आ गया। तो ये हमारा किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए। अब इसी को हम लोग एक और सिंपल वे में भी लिख सकते हैं हम लोग। तो आर बार इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डेल्टा टी, ठीक। मतलब मेन फॉर्म हमारा यही है। देखिए अब यहाँ पे इस चीज को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर दिए। तो रेट हमारा है एवरेज रेट इक्वल टू माइनस डेल्टा ए कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डेल्टा टी। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए, अरे ये जो A2 और A1 जो है ये किसका कंसंट्रेशन है, ए का ही ना है। तो समय के साथ चेंज कर दे रहा है, तो ए का कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे डेल्टा कंसंट्रेशन ए जो लिखे हैं वो यही है, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो ए के कंसंट्रेशन में जो चेंजेज आ रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। अब बात आता है कि यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, यहाँ पे माइनस क्यों है, ये माइनस कहाँ से आ गया। यहाँ पे तो माइनस हम लोग को दिख नहीं रहा, लेकिन ये माइनस क्यों है। ये डेल्टा टी तो हमको मालूम है ना, ये टाइम का चेंजेस जो है वो है। तो अब ये जो माइनस आया उसके बारे में अगर बात करें हम लोग तो देखा जाए इतना पहले नोट कीजिए, उसके बारे में बता हो गया होगा। इधर हम लोग बात करते हैं। देखिए ये जो A और B हम लिए हैं, तो ये T1 टाइम पर A का कंसंट्रेशन है 5, ठीक। T2 टाइम पे कंसंट्रेशन हो गया 2, इधर 0 था, इधर कितना हो गया 3, ठीक है, जो भी है। तो बात यहाँ पे क्या चला था, रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का था, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का ही देखेंगे, इसको देखेंगे ए को। तो ए को जब देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन है, और ये इसका टाइम है। तो बात जो बोला है ये इसके ऊपर पुट कीजिए, ये जो है यही ना एवरेज रेट, एवरेज रेट की इसके ऊपर इसको पुट कीजिए। तो यहाँ पे हमारा रेट एवरेज रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A2। तो A2 ये ना है, T2 टाइम पे माने थे हम लोग कि T2 टाइम पे A का कंसंट्रेशन क्या हो रहा था, A2, और T1 टाइम पर A का कंसंट्रेशन A1 था। तो T2 ये है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 माइनस इसको क्या लिखेंगे 5 बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं हम लोग। ये मान लीजिए T2 माइनस T1 लिख दिए होगा। अब जब ये हो गया तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -3 बाई डेल्टा टी आएगा है। अभी जो डेल्टा टी आया -3 आया, तो यहाँ पे माइनस का साइन दिख रहा है आप लोग को। माइनस का साइन जब दिख रहा है तो माइनस कैसे आया, इसमें से इसको घटा है तो ये बड़ा है, और माइनस का साइन के साथ यहाँ पे आ जाएगा। तो बात यहाँ पे ये उठ रहा है ये है कि माइनस हमारा जब आएगा तो वो कहाँ पे आएगा, रिएक्टेंट के लिए आएगा। जब हम लोग रिएक्टेंट का रेट निकालेंगे ना, अब ये बात नहीं है कि सिर्फ एवरेज में, कहीं पे भी अगर हम रिएक्शन में रेट निकाल रहे हैं और वो भी रिएक्टेंट का, तो वहाँ पे हमारा माइनस आना जाहिर सी बात है। या फिर अगर माइनस आ रहा है या माइनस है तो उस माइनस वाले रेट का हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो रिएक्टेंट का है, ठीक है। किसका है, रिएक्टेंट का। तो पता चला ये माइनस कहाँ से आया पता चलिए ना आप कि माइनस हमारा कैसे आया। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम अगर ले लें फॉर प्रोडक्ट, मतलब इसके बारे में बात हो रहा है, बी के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे उसी तरह से मानेंगे लेट एट T1 टाइम कंसंट्रेशन ऑफ B इक्वल टू B1, ठीक है। लेट एट T1 टाइम फॉर कंसंट्रेशन ऑफ B इक्वल टू B2। हम मान लिए कि T1 टाइम पर
बी का कंसंट्रेशन B1 था और T2 टाइम पर बी का कंसंट्रेशन B2 हो गया। तो एवरेज रेट के अनुसार अगर देखें तो क्या होगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ B2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ B1 बाई T2 माइनस T1 होगा ना। अब इसको हम लोग अगर लिखे हैं तो R बार इक्वल टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ B बाई डेल्टा T, यही होगा। ठीक, अगर प्रोडक्ट के लिए बात करें तो प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ B बाई डेल्टा T। तो ये डेल्टा T जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ B है, ये हमारा क्या है B का कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पे B का कंसंट्रेशन T1 टाइम पे हमारा अलग अलग था, तो इन दोनों का चेंजेस ही नहीं यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों में जो चेंजेस आ रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो प्लस साइन होगा, प्लस के साइन के साथ होगा। नीचे में डेल्टा T हमारा क्या है टाइम है। क्लियर है। अब ये प्लस क्यों आया, कैसे आया, इसके बारे में भी देख लिया जाए। देखिए यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो T1 टाइम पे प्रोडक्ट में B का कंसंट्रेशन क्या है, जीरो है, मतलब कुछ नहीं है, अभी बना का, अभी हम लिए तो इतना जल्दी नहीं ना बनेगा, अभी लिए तो टाइम लगेगा। तो हमारा जब बना तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही T2 टाइम हुआ, टाइम हमारा बदला, तो T2 टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि B का कंसंट्रेशन 3 हो गया है, बढ़ गया। तो अब देखिए उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब इसका हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ना कि क्या है B2 है, B2 हमारा कंसंट्रेशन यही ना T2 टाइम पे, यहाँ पे 3 माइनस 0 बाई T2 माइनस T1 होगा। अब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R बार इक्वल टू प्लस 3 बाई डेल्टा T। प्लस 3 होगा ना, क्योंकि 3 में से 0 जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे मान लीजिए यहाँ पे कुछ रहता भी, 1 रहता, 2 रहता, जो भी रहता, कंसंट्रेशन इसका शुरू में कुछ रहता, तब भी इसको माइनस करेंगे इसमें से तो ये प्लस में ही आता ना। तो क्या हमारा ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में हो क्या रहा है, समय के साथ ये बढ़ रहा है ना, समय बीत रहा है तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और बढ़ रहा है तो भाई जाहिर सी बात है कि बड़ा रहेगा, तो T2 टाइम वाला तो हमारा कंसंट्रेशन बड़ा ही ना रहेगा, तब उसको माइनस करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। अब इन्हीं के जो ये है इसी पे एक पॉइंट बनता है, उसको नोट कर लीजिए, किसी आप लोग को याद तो रहेगा नहीं, लिखिएगा नोट करके साइड में। इन रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव साइन, इन रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव साइन यूज्ड फॉर रिएक्टेंट, negative sign used for reactant, a positive sign used for product and positive sign used for product। एक बार फिर से, in rate of reaction negative sign used for reactant and positive sign used for product। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। तो हमारा एवरेज रेट हो गया। अब दूसरा जो है हमारा वो क्या था, इंस्टैन्टेनियस रेट। इंस्टैन्टेनियस रेट, देखिए इंस्टैन्टेनियस रेट क्या करा, ये क्या होता है इंस्टैन्टेनियस रेट हमारा जो है वो किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, किसी भी रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बदलेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर, क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, मतलब वो हमारा ऐसा नहीं है कि दो समय के बीच में या फिर ऐसे वैसे नहीं,
वो एक पर्टिकुलर टाइम मतलब एक पॉइंट होगा जिस टाइम पे वो हमारा चेंजेस दिखा देगा, तो उस टाइम पे हमारा चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट में यही होता है कि अगर हमारा कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है रिएक्टेंट का चाहे प्रोडक्ट का, तो वो हमारा एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है जो उस पर्टिकुलर टाइम पे चेंज कर देगा। तो यही चीज़ हमारा इंस्टेंटेनियस रेट में होता है, उसी को इंस्टेंटेनियस रेट भी बोलते हैं। क्लियर है? अगर इसको ग्राफ से हम लोग देखें, ठीक, कंसंट्रेशन देखिए कौन सा इधर उधर भागा हुआ। अब देखिए ये टेंजेंट है इस हमारे ग्राफ में, कंसंट्रेशन ग्राफ पे टेंजेंट जब खींचे हम लोग तो वो टेंजेंट हमारा इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, टच कर रहा है। ये हमारा पी पॉइंट है, इसी पॉइंट पे हम लोग को बता देगा वो कि ये इसका रेट क्या है। ठीक है, इस रिएक्शन में इस ग्राफ पे कंसंट्रेशन ग्राफ पे टेंजेंट जब खींचे हम लोग, ये टेंजेंट यहाँ पे टच कर रहा है, इस ग्राफ को इस पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसी पॉइंट पर ये बताएगा कि हमारा इसका रेट क्या है। तो एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पे हमको बता दे रहा है कि कंसंट्रेशन क्या होगा, बल्कि चेंजेस क्या होगा, उसी को तो रेट बोलते हैं हम लोग। जो चेंज कर रहे हैं तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बनता है। क्लियर है? इंस्टेंटेनियस रेट में हमारा ये कंसंट्रेशन का ग्राफ है, इसके पीछे हम लोग यहाँ पे स्लोप अगर खींच रहे हैं टेंजेंट, तो ये टेंजेंट हमारा क्या कर रहा है, इस ग्राफ को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। इस पॉइंट पे टच करने की वजह से इसी पॉइंट पे हमको बता देगा कि ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट इसका कितना है। क्लियर है? इंस्टेंटेनियस रेट हमको क्या कह रहा है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर गिवन टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। तो पर्टिकुलर गिवन टाइम पे ही हम लोग का जो चेंजेस बता देगा वही तो इंस्टेंटेनियस रेट है। क्लियर है? नोट कर लीजिए ग्राफ। उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखिए इंस्टेंटेनियस रेट को कि क्या होता है। लिखिएगा द चेंज इन कंसंट्रेशन of reactant or product at particular time interval is called instantaneous rate, ठीक है। एक बार फिर से कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर है? अब देखिए जो इंस्टेंटेनियस रेट है इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। इसको स्मॉल आर से ही डिनोट करते हैं। अब देखिए जो हम लोग एवरेज रेट में हम लोग पढ़े जाने हैं कि वो हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता था, ठीक है, लेकिन ये जो इंस्टेंटेनियस रेट है ना हम लोग को ये एक्यूरेट वैल्यू देता है। यही हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन का एक्यूरेट वैल्यू दे देता है, इसीलिए हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं सॉल्व करने में। ठीक है, अब भाई जो एक्यूरेट वैल्यू देगा उसी का ना इस्तेमाल करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि वैल्यू सही नहीं दे हम लोग उसका इस्तेमाल करके बनाते जाए तो उससे फ़ायदा क्या है, कुछ नहीं है।
तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू जो है वो एक्यूरेट सही सही बता देता है। क्लियर है? तो एक पॉइंट लिख लीजिए नीचे। इट gives the accurate value of rate of reaction it gives accurate value of rate of reaction। क्लियर है? लिख लिया हमने आप लोग। पहले तो आगे लिख सकते हम लोग। अब इंस्टेंटेनियस रेट का यूनिट पूछेगा तो क्या होगा? वही होगा जो हम लोग का रेट का था, रेट ऑफ रिएक्शन का था, ठीक ना? कोई अलग चीज नहीं होगा। ठीक है, ये ए है, ए से बी बनाया तो ए से बी बनाया, तो हम अगर यहाँ पे फॉर रिएक्टेंट देखें तो फॉर रिएक्टेंट में तो R इक्वल टू हो जाएगा माइनस कंसंट्रेशन ऑफ डी ए बाई डी टी। ठीक है, डायरेक्ट इसी का हम लोग इस्तेमाल करके निकाल लेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ लफड़ा नहीं है कि टाइम का फिर चेंजेस वो भी जो है यहाँ पे चेंज तो करने के लिए करेगा ही। कंसंट्रेशन इसका शुरू में कुछ था, बाद में कुछ होगा, लेकिन माइनस डी और कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी हम लोग करके भी निकाल लेंगे यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, अगर प्रोडक्ट का बात करें प्रोडक्ट तो R इक्वल टू प्लस डी वी बाई डी टी। ठीक है, ये प्रोडक्ट के लिए, ये रिएक्टेंट के लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। नोट कर लिया आप लोग। देखिए एक लाइन में हम लिखेंगे ये रेट इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। इक्वल टू प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी, ये होगा। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल होगा। हम लोग पहले भी देखे हैं, तो ये हमारा इस तरह से इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग डिनोट करते हैं। समझ में आया? इंस्टेंटेनियस रेट हमारा ऐसे आता है, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी एट डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस आ गया। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि ये क्या है? रिएक्टेंट है और प्लस प्रोडक्ट है। क्लियर है? ये याद रखिएगा आप लोग कि माइनस प्लस हमारा कहाँ पे किसके लिए यूज होगा। नोट कर लीजिए। देखिए अब जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़े, कंसंट्रेशन के टर्म में पढ़े ना। कंसंट्रेशन के टर्म में हम लोग जाने रेट ऑफ रिएक्शन, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक, प्रेशर के फॉर्म में दे देगा तो हम लोग क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, गैस भी तो है ना, गैस को तो हम लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? गैस भी बनाना पड़ता है, गैस भी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, उसका भी कंसंट्रेशन भी होता है, प्रेशर भी होता है, गैस का प्रेशर भी होता है, लिक्विड का प्रेशर तो होगा नहीं उतना। तो अब ये कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर के फॉर्म में दे देगा हमारा रिएक्शन जो है वो गैस है, और गैस है रिएक्शन है, और उसमें हमको वैल्यू जो दिया है वो प्रेशर के फॉर्म में दिएगा। उसका प्रेशर इतना है, इतना है, तो उसका निकालिए रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो देखिए इसमें जो है कोई उतना बड़ा बदलाव नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा निकलेगा उसी तरह से, लेकिन अंतर सिर्फ क्या हो जाएगा कि उसमें हम लोग कंसंट्रेशन यूज कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? प्रेशर यूज करेंगे। ठीक है, वहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पे प्रेशर, बस इतना ही का अंतर है और कुछ नहीं। तो इसका लिखिएगा
इसको भी लिख लीजिए नीचे कि द चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, द चेंज इन प्रेशर ऑफ reactant or product at a given time interval is called rate of reaction, rate of reaction हमारा ये है, लेकिन किसके, प्रेशर के फॉर्म में। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। द चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? अब ये जो कह रहा है उसका आंसर यही ना होगा, R इक्वल टू चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, R इक्वल टू dP बाई dt। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह पे क्या आ गया, प्रेशर आ गया P। अब ये प्रेशर किसी का भी ले सकते हैं, ये पूरा मिला के लिख दिया। अब मान लीजिए रिएक्टेंट का लेंगे तो यहाँ पे रिएक्टेंट का प्रेशर होगा, टाइम होगा। ठीक, अगर प्रोडक्ट का होगा तो यहाँ प्रोडक्ट का प्रेशर होगा, यहाँ पे टाइम होगा। क्लियर है? बस प्रेशर दिया रहेगा तो यहाँ पे प्रेशर पुट कर देना है, यहाँ पे टाइम पुट करके सॉल्व कर देना है। ठीक है, नोट करिए इसको। और यूनिट का बात करें इसका, अगर हम यूनिट ऑफ R इक्वल टू ATM पर सेकेंड, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ATM पर सेकेंड यूनिट है ना। प्रेशर का क्या होता है, ATM होता है एटमॉस्फेरिक, तो प्रेशर का ATM हो गया, टाइम का सेकेंड, तो ATM पर सेकेंड हमारा यूनिट होगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालेंगे प्रेशर के टर्म में तब, ठीक ना, कंसंट्रेशन के टर्म में निकाल के मत लिख देना लोग, सब लिपा पोती हो जाएगा। तो ये हम लोग का ATM पर सेकेंड कब आएगा, प्रेशर के टर्म में आएगा। क्लियर है? नोट करिए। अब देखिए, हम लोग जो कंसंट्रेशन में रेट निकाल रहे थे, अब प्रेशर में भी रेट निकाले, लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन तो कुछ होगा, तभी ना हम लोग प्रेशर को उसी तरह से लिख रहे हैं। जैसे कंसंट्रेशन था हूबहू वैसे ही प्रेशर भी है, कोई चेंजेस नहीं है। इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो देखिए आप लोग गैसियस स्टेट में पढ़े होंगे, ये फॉर्मूला पढ़े थे, PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन था हमारा। PV इक्वल टू nRT है, तो इसको हम अगर चेंज कर दें तो P इक्वल टू N/V RT में बदल जाएगा। और ये जो N/V है, ये N/V पूरा कुछ दिख रहा है, मोल बाई वॉल्यूम। मोल बाई वॉल्यूम क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम मोलरिटी होता है। तो P इक्वल टू CRT लिखेंगे। C हमारा क्या है, कंसंट्रेशन है, मतलब वही मोलरिटी के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन है। तो अब हम इसको छोड़ दें, सिर्फ और P और C के बारे में अगर चर्चा करें तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C दिख रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C मतलब अगर C हमारा बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, C अगर घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। मतलब ये इसके साथ क्या है, सीधा सीधा है। ठीक है, तो सीधा सीधा है। तो इसी के वजह से हम लोग जो रेट निकाले थे कंसंट्रेशन के टर्म में, वहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रेशर पुट करके भी निकाल लेते हैं। क्लियर है? समझ में आया ना रिलेशन? तो इसी की वजह से दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए
अगर इन्वर्सली होता तो वहाँ पे कुछ और बात होता, दूसरा चीज़ होता, उल्टा हो जाता। इसको नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।